स्वागत है। आज हमारे सामने बिपिन चंद्र और अन्य लेखकों की मशहूर किताब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पर एक समीक्षा है। जी। ये समीक्षा हमें बताती है कि ये जो प्रभावशाली किताब है, ये आज़ादी की लड़ाई को किस नज़रिए से देखती है। जी। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के मुख्य तर्क क्या हैं और क्यों इसे इतना अहम माना जाता है। समीक्षा का कहना है कि ये सिर्फ बड़े नेताओं की कहानी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आम लोगों के संघर्ष और संगठन की कहानी है। हम्म। चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। तो सबसे पहले समीक्षा के मुताबिक इस किताब का मुख्य दावा क्या है, मतलब कोर आर्गुमेंट क्या है? हम्म। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब ये तर्क देती है कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई अचानक उठी लहर नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत व्यापक, लोकप्रिय और काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर जन आंदोलन था। अच्छा। और इसकी असली ताकत कुछ नायकों के करिश्मे से ज्यादा संगठन बनाने में, विचारधारा फैलाने में और रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीति को शामिल करने में थी। रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ। जैसे? हाँ, जैसे छोटी छोटी सभाएं करना, स्थानीय प्रेस का इस्तेमाल, आपस में चर्चाएं, वो सब। ये जन केंद्रित नजरिया तो पारंपरिक इतिहास से काफी अलग लगता है। अक्सर तो बड़े नेताओं पर ही फोकस रहता है। बिल्कुल। समीक्षा यही बताती है कि किताब किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं और अलग-अलग क्षेत्रों के जो किरदार थे, उनको कांग्रेस के बड़े नेताओं के बराबर महत्व देती है। और इसका जो वैचारिक आधार है, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो मोटे तौर पर वामपंथी या कह सकते हैं मार्क्सवादी है। यानी क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमी, उस नजरिए से। हाँ, बिल्कुल। इतिहास को वर्गों के संघर्ष और आर्थिक ताकतों के नजरिए से देखना। इसीलिए इसमें वर्ग संघर्ष, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और वो धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हाँ। यानी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारत का पैसा और संसाधन देश से बाहर ले जाने की जो प्रक्रिया थी, उस पर काफी जोर है। और ये सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है, उस पर किताब का क्या रुख है, जैसा समीक्षा में बताया गया है? समीक्षा के अनुसार किताब सांप्रदायिकता को कोई बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी नहीं मानती, बल्कि इसे एक आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल घटना के तौर पर देखती है। अच्छा। हाँ, एक ऐसी गोलबंदी जिसे औपनिवेशिक नीतियों जैसे बांटो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल, और वो अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो धर्म के आधार पर वोटिंग का सिस्टम था, उन्होंने जानबूझकर हवा दी और मजबूत किया। गांधी की भूमिका, उसे तो इसमें अहमियत दी गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन समीक्षा ये साफ करती है कि किताब उन्हें कोई देवता नहीं बनाती। इसके बजाय उनके जो जमीनी संगठनात्मक कौशल थे, उनकी नैतिक राजनीति की जो अपील थी और उनके द्वारा चलाए गए सुनियोजित जन सत्याग्रह, जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, इन पर ध्यान केंद्रित करती है। समीक्षा कहती है कि ये वो रणनीतियां थीं जिन्होंने लाखों आम लोगों को आंदोलन से जोड़ा। गांधी पर इतना जोर देने के साथ साथ किताब और भी कई धाराओं को एक साथ कैसे देखती है? मतलब क्या सिर्फ कांग्रेस और गांधी ही हैं? नहीं नहीं, समीक्षा बताती है कि किताब कई महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ बुनती है। इसमें शुरुआती राजनीतिक चेतना जगाने वाले दादा भाई नौरोजी के ड्रेन सिद्धांत से लेकर गांधीवादी आंदोलनों, चंपारण, खेड़ा वगैरह तक सब शामिल है। और साथ ही ये उन समानांतर धाराओं को भी बराबर जगह देती है जो कांग्रेस के साथ या उससे अलग चल रही थीं। जैसे कौन सी धाराएं? जैसे क्रांतिकारियों के प्रयास, वामपंथी और किसान आंदोलन और जाति विरोधी सुधार आंदोलन भी। और आखिर में विभाजन की जो दुखद कहानी है और उसमें औपनिवेशिक शासन की भूमिका, उसका भी विश्लेषण है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या बताई गई है समीक्षा में, मतलब स्ट्रेंथ क्या है? समीक्षा के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी ताकत राजनीतिक घटनाओं को सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ने में है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों और कैसे हुआ। अच्छा। ये पूरी तरह से सरकारी दस्तावेजों, निजी पत्रों और उस दौर के जो रेजोल्यूशंस थे, उन पर आधारित है। इसमें गांधी, नेहरू, पटेल, बोस जैसे नेताओं को महामानव की तरह नहीं दिखाया गया है। अच्छा, कैसे दिखाया गया? उन्हें उनकी ताकत और कमजोरियों के साथ, मतलब रणनीतिकार के रूप में दिखाया गया है। और क्षेत्रीय विविधता पर भी अच्छा ध्यान है, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है।
लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है, कुछ क्रिटिसिज्म? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा बताती है कि वामपंथी झुकाव के कारण हो सकता है कि कुछ राष्ट्रवादी या धार्मिक प्रेरणाओं को थोड़ा कम आंका गया हो। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि विभाजन के लिए कांग्रेस या मुस्लिम लीग की जो रणनीतिक गलतियां थीं, उन पर किताब थोड़ी नरम है। दशक के आखिर में लिखी गई थी, तो जाहिर है पिछले कुछ दशकों की जो नई रिसर्च है वो इसमें शामिल नहीं है, तो कुछ हिस्से थोड़े पुराने लग सकते हैं। तो फिर ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है समीक्षा के हिसाब से? समीक्षा इसे एकेडमिक विद्वानों, सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों और भारतीय इतिहास में गहरी रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अनिवार्य मानती है। आम पाठकों के लिए शायद इसे किसी सरल कहानी वाली किताब के साथ पढ़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, एक तरह से सप्लीमेंट्री रीडिंग की तरह। ठीक है, अगर इस पूरी समीक्षा से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, कुछ की टेक अवेज, तो वो क्या होंगी? इस विश्लेषण से 5 मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं, कह सकते हैं। पहला, राष्ट्रवाद जमीनी था, मतलब आजादी की लड़ाई महज नेताओं का करिश्मा नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की राजनीतिक कार्रवाइयों, सभाएं, आश्रम, प्रेस, इनसे बना असली जन आंदोलन था। दूसरा, अहिंसा एक रणनीति थी। ये सिर्फ नैतिक आदर्श नहीं, बल्कि आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने और अंग्रेजी दमन को सीमित करने का एक सोचा समझा तरीका था। स्ट्रेटेजिक नॉन वायलेंस। एग्जैक्टली। तीसरा, अनेक धाराएं एक लक्ष्य। कांग्रेस, वामपंथी, क्रांतिकारी, कई अलग अलग धाराएं साथ चलीं और एक दूसरे को प्रभावित किया। ये कोई मोनोलिथिक मूवमेंट नहीं था। चौथा, सांप्रदायिकता आधुनिक थी। ये सदियों पुरानी नफरत नहीं, बल्कि आधुनिक राजनीति की देन है, जिसे अंग्रेजी नीतियों ने हवा दी। और पांचवां, आर्थिक शोषण एक अहम मुद्दा था। ड्रेन थ्योरी जैसी आर्थिक आलोचनाओं ने आंदोलन को नैतिक और वैचारिक बल दिया। काफी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं ये। तो कुल मिलाकर ये किताब स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत विस्तृत और खास तस्वीर पेश करती है, जो नायकों से ज्यादा आम लोगों के संगठन, उनकी विचारधारा और उनके संघर्ष पर जोर देती है। बिल्कुल, ये सतही कहानियों को चुनौती देती है और हमें आंदोलन की जटिलता, उसकी गहराई और उसके व्यापक फैलाव को समझने में मदद करती है। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये देखते हुए कि किताब आर्थिक शोषण और उसकी आलोचना को स्वतंत्रता आंदोलन की नींव का इतना अहम हिस्सा मानती है, तो इस नजरिए को अपनाना आज भारत में चल रहे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को समझने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।